नमस्कार माय वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सीकर्स, बायर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। मैं दिनेश दयाल फिर से अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं कुछ समय पहले एक साइट विजिट कराने के लिए गया था अपने एक वैल्यूएबल क्लाइंट या इन्वेस्टर के साथ, आप कह सकते हैं। तो उस ड्यूरिंग द टाइम जो एक मेरे को अनुभव हुआ कि क्लाइंट्स के मन में क्या-क्या क्यूरियोसिटीज़ रहती हैं, क्या-क्या एक कंसर्न रहता है, क्या दुविधा रहती है, क्या उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी आंसर ना मिलने की वजह से वो उलझनों में रहता है और कहीं न कहीं सही समय पे सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि कुछ क्लाइंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत लोकेशन पे वो प्रॉपर्टीज़ की विज़िट कर लेते हैं और मेरा यकीन मानना एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी साइट विज़िट कहीं न कहीं उनको उस दुविधा में ला देती है, जिसकी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाते। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये होता है और ये क्लाइंट खुद बोलते हैं मुझसे, इन्वेस्टर्स खुद बोलते हैं कि दिनेश भाई, वी आर वेरी पज़ल्ड एंड वी आर अनेबल टू टेक डिसीजन। आप बताइए, आप हमारी मदद कीजिए। फिर मैं उनको समझाता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो पटरी पे आ जाते हैं, ट्रैक पे आते हैं और बहुत ही खुश होके हमारी मीटिंग के बाद वो जाते हैं और बहुत ही मुझे धन्यवाद भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो कंसर्न है, बनाने का जो एजेंडा है वो ये है कि अगर मैं लैंड की खरीद-फ़रोख्त की बात करूँ, ज़मीन या जिसको हम प्लॉट्स बोलते हैं या रेज़िडेंशियल प्लॉट्स के प्रोजेक्ट में अगर हम ज़मीन खरीदने की बात करें, तो कैसे-कैसे क्वेश्चन्स एक रियल बायर या रियल इन्वेस्टर्स के दिमाग में आते हैं और वो क्वेश्चन आना भी लाज़मी-सी बात है। तो मैं उस पॉइंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग ज़मीन देखते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट, उसमें कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा वो कंपैरिज़न करते हैं कि दिनेश जी ये बताइए कि मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान के तहत कोई अगर रेज़िडेंशियल ज़ोन में कोई हाई राइज़ प्रॉपर्टी बन रही है या कोई रेज़िडेंशियल प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है या कमर्शियल का प्रोजेक्ट है, तो उसकी हम ये सारी लीगैलिटीज़ कैसे चेक करें, कैसे पेपर चेक करें? तो उसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है रेरा। जी हाँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो 1 मई 2017 को ग्राउंड पे आ चुका था और इम्प्लीमेंट 1 मई 2016 को ये हमारे दोनों जो पार्लियामेंट है वहाँ से पास हो चुके थे। तो कंसर्न ये है कि अगर कोई भी मास्टर प्लान में कोई रेज़िडेंशियल ज़ोन में, कमर्शियल ज़ोन में, आईटी एंड आईटीएस ज़ोन के तहत या हम बात करें इंडस्ट्रियल ज़ोन के तहत किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे उसमें रेज़िडेंशियल प्लॉट्स की बात कर लें, जैसे गाज़ियाबाद अथॉरिटी निकालती है, जीडीए से परमिशन लेके या जीडीए से जो पास होते हैं या आवास विकास से जो पास होते हैं, ऐसे नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे पे ईडा है, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ऐसे हर राज्य की अपनी अथॉरिटीज़ होती हैं, जिनकी कहीं न कहीं एक कैलकुलेशन के अंतर्गत अगर मैं मास्टर प्लान की बात करूँ, तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर होता है, तो वहाँ पे सच एज़ कोई ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट को लाने से पहले उस मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो उसका कोई सीएलयू कराना है या धारा 80 करानी है, वो सब कुछ गवर्नमेंट के तहत ज़ोन वाइज़, सेक्टर वाइज़ मास्टर प्लान में सब नोटिफ़ाइड होता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो ज़मीन बहुत समय पहले एक्वायर्ड कर चुकी होती हैं, कर ली जाती हैं फार्मर्स से, किसानों से, तो उसका जो प्लान है मास्टर प्लान के तहत 2021, 2031, 2041 भी चल रहा है कि वहाँ पे क्या-क्या लाना है, क्या-क्या डेवलपमेंट होने हैं, चाहे हम उसमें मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें या हम एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की बात करें, की बात करें या मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें या किसी मेजर रेलवे या मेजर एयरपोर्ट
डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये सब जितने भी डेवलपमेंट होते हैं पैरेलली मास्टर प्लान के तहत इंडस्ट्रियल ज़ोन, कमर्शियल ज़ोन, आईटी एंड आईटीएस ज़ोन, रेजिडेंशियल ज़ोन, ये सब डेवलपमेंट होते हैं। उन्हीं के साथ जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, चाहे आपकी मार्केट हो, बैंक, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हों, ये सब का जो लेखा-जोखा है वो मास्टर प्लान के तहत अथॉरिटी करती है। तो ये तो एक सिंपल सा हो गया कि आप अथॉरिटी से कोई अप्रूवल प्रोजेक्ट में चीज़ें ले रहे हैं तो वहाँ रेरा अपने आप में गुड इनफ है आपको सैटिस्फाइड करने के लिए। अब आते हैं जो कहीं न कहीं एक ऐसी भी मार्केट है जिसके अंदर लोग अपने बजट के अनुसार हम बात करें तो ज़मीन पे निवेश करना चाहते हैं तो वो एग्रीकल्चरल ज़मीन है, क्या वो मास्टर प्लान में एग्रीकल्चरल ज़ोन है या ऐसा तो नहीं अभी वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी जिला पंचायत लगती है, नगर पंचायत लगती है। अभी वहाँ पे जो शहरी विकासीकरण का जो एक अथॉरिटी है या जो एक उसकी गवर्निंग पावर है, उसकी अभी कोई कैलकुलेशन आई नहीं है ग्राउंड पे। तो वहाँ भी थोड़ा-सा एक माइंड में ये रहता है कि अभी नहीं है, अभी जिला पंचायत से ये पास है, नक्शे आपने इसने जिला पंचायत से पास करा रखे हैं, तो क्या कल को जो अगर ये किसी मेन अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये नक्शा वैनिश हो जाएगा या अमान्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने दे दी है, तो वो भविष्य में किस मास्टर प्लान के तहत आस-पास का एरिया डेवलप्ड होगा, वो अलग कंसर्न है। बट जिस प्लॉट्स की, जिस रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट की किसी भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने अगर नक्शे पास करें, परमिशन दी है, तो वो वही रहेगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मैं देखता हूँ मेरे काफ़ी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं जो ये कहते हैं कि भई हमें ये बताइए कि अगर हम किसी रेजिडेंशियल प्लॉट्स में प्रोजेक्ट लेते हैं जो विदाउट रह रहा है बट वो जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, तो पहले तो हमें ये बताइए कि क्या वो अप्रूवल सही है? तो मैं यही कहूँगा जो जिस एरिया में कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी लगती है, वो बिल्कुल सही है, राइट? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जिला पंचायत की कोई वैल्यू नहीं है, वो निरस्त करी गई है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अलग लेवल पे है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बहुत बड़े लेवल का है, मैसिव लेवल का है, बहुत ही एडवांस और बहुत ही उसको फ्यूचरिस्टिक करके देखा गया है। वो कहीं न कहीं उसमें अर्बनाइज़ेशन की जो कैलकुलेशन है बहुत ही सटीक है और बहुत बड़े लेवल पे है। बट अगर हम बात करें जो गाँव देहात, कस्बों से लगते हैं तो वहाँ पे अभी इतना अर्बनाइज़ेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अभी वो अथॉरिटी का एंगल नहीं है, तो वहाँ पे जिला पंचायत का ही एंगल रहता है। तो उसके जो नक्शे पास हैं वो आप मान के चलिए पास ही माने जाएँगे। इसमें एक कैलकुलेशन और ये आती है कि एग्रीकल्चरल लैंड पे कुछ लोग कॉलोनी काटते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो उसमें आवासीय की रजिस्ट्री हो जाती है, तो क्या वो मान्य है? तो उसका भी कंसर्न ये है कि जी एग्रीकल्चरल लैंड की अगर हम आवासीय में रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसके हम स्टाम्प पेपर देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आवासीय आपके माने जाएँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो आवासीय हो जाते हैं। बट अगर वो धारा 80 और सीएलयू नहीं कराया है, तो वो आप मान के चलिए इन फ्यूचर में कहीं न कहीं उसमें एक दिक्कत रहेगी। तो जो प्रॉपर्टी अगर मैं एग्रीकल्चरल लैंड पे जिसका सीएलयू या धारा 80 कराया गया है, उस पे अगर आप आवासीय रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो आपकी मान्य होगी। उस पे आप लोन भी ले सकते हैं, चाहे एनबीएफसी से, चाहे बैंक से। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारी ऐसी कच्ची कॉलोनीज़ हैं जिन पे एनबीएफसीज़ या बैंक लोन दे देता है या बैंक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोन दे देते हैं। तो वो दे देते हैं क्योंकि उनका कंसर्न ये होता है कि वो P+C पे लोन देते हैं, तो कहीं न कहीं उनका कंसर्न ये होता है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है। बैंक या एनबीएफसी का जो एक और कंसर्न होता है, जो बड़ा कंसर्न होता है, वो ये होता है कि मुझे लोन की ईएमआई कैसे ये भरेगा? तो उसके लिए वो उसकी बैंक स्टेटमेंट या रिटर्न देख लेते हैं, जिसकी कहीं न कहीं वो एक वैल्यू निर्धारित करते हैं कि जी इस पे इतना लोन हो जाएगा, जिसमें वो इक्वली प्रॉपर्टी की वैल्यू और प्लस उस व्यक्ति की इनकम का एक जो रेशियो देखते हैं। इसमें कंसर्न ये आता है कि अगर वो अप्रूव्ड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनी कट रही है जिसकी आवासीय में रजिस्ट्री हो रही है, तो उस पे कैसे दे सकता है एनबीएफसी? देखिए जी, एनबीएफसी दे सकता है क्योंकि वो P+C पे दे रहा है, तो कहीं न कहीं आप ये समझिए कि वो इस वजह से दे रहा है कि अगर आपकी इनकम है तो उसको तो ईएमआई से मतलब है। कल को अगर आप ईएमआई नहीं भरते, तो वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर लेगा, खाली प्लॉट पे वो थोड़ी ना लोन दे रहा है, अगर मैं एनबीएफसी की बात करूँ।
तो वो लॉकेबल प्रॉपर्टी है, उसको सीज कर सकता है, उसको वो एक्वायर कर सकता है, उसको मॉर्गेज कर सकता है। हालाँकि ये प्राइम प्रैक्टिस नहीं होती किसी भी एनबीएफसी या बैंक की। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि भई जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी उस पे लोन हो रहा है तो वो अप्रूव्ड हो गई, वो सही है, ऐसा नहीं है। बैंक का काम है लोन देना, उसका काम ये नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी की लीगलिटीज़ चेक करे, उसके अप्रूवल्स चेक करे, ठीक है? ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने ज़मीन ली, इस पे प्लॉट बनाया, तो इस पे मीटर कैसे लग गया, इस पे बिजली का कनेक्शन कैसे लग गया? देखिए जी, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है ना, ये बेसिक फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ में आती हैं, ये देना सरकार का काम है। तो सरकार ये देती है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का ये भी काम है कि उस प्रॉपर्टी की लीगलिटीज़ या उसकी इंक्वायरीज़ के पचड़े या लफड़े में पड़े। उसके लिए सेपरेट बॉडीज़ हैं, तो सेपरेट अथॉरिटीज़ जिनको हम बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी पज़ल्स होते हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, ये आना लाज़मी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में निवेश करना कोई इतना आसान नहीं है। बहुत अच्छे खासे पैसे का निवेश होता है, आपके जीवन भर की कमाई, खून-पसीने की कमाई इसमें लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी में आप निवेश कीजिए, जो वहाँ की कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ हैं, उसी में निवेश कीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से जो प्रॉपर्टी पास है, जिसके नक्शे पास हैं, उसमें आपको इंस्टेंट फर्स्ट डे से ही लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें पहले आपको निवेश करना होता है, पर्टिकुलरली आपको अपना बीबीए बनाना है, फिर उसका एक प्रोसेस होता है, डीपीआर जाती है, तो इट इज़ ऑल सम टाइम टेकिंग गेम। तो अगर कोई अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो वो अप्रूव्ड है, उसमें ये कंसर्न नहीं है कि अभी बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा, अभी क्यों नहीं आया, वो आ जाएगा, ठीक है? बैंक का भी अपना एक प्रोसेस होता है, एक पॉलिसीज़ होती है, ठीक है जी? बैंक में भी आपस में कॉम्पिटिशन रहता है, बट आप थंब रूल ये समझ लीजिए, अगर वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड है, ठीक है? बैंक लोन और एनबीएफसीज़ लोन तो कच्ची कॉलोनीज़ में होते हैं, तो क्या वो सही है अगर आपको फर्स्ट डे से उस पे लोन मिल रहा है? तो मेरी बात को समझिए, बीइंग ए एक्सपर्ट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, आप सावधान रहिए, सचेत रहिए और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से पास हैं। भले ही आपको लोन लेके वो प्रॉपर्टी ना लेनी पड़े, आप सेल्फ फंडिंग से भी उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं दिनेश दयाल उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मैं भविष्य में आपके लिए वीडियो लाऊँगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल का बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।